हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि यूनिट 10 का हम लोग कर रहे थे, हायर एजुकेशन। तो उसमें आज देखेंगे हम लोग पार्ट 3। तो पार्ट 3 है आपका टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज जानने से पहले हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस चैप्टर था उसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले जब बना था तब ये आपका रिकमेंडेशन दिया था CABE ने। CABE क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन। ये किस वक्त में बना था? 1920 में। तो इसने इंडिया का जो एजुकेशन है उसको आफ्टर इंडिपेंडेंस इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस दिया तो बहुत सारे। उन्हें कहा जाता है सर्जेंट रिपोर्ट। और इन बहुत सारे रिकमेंडेशंस में उन्होंने ये भी ऐड किया था, सर्जेंट रिपोर्ट उन्होंने दिया था 1944 में। तो इसके अनुसार में बनाया गया था आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी। अभी जो हम लोग कमीशन देख रहे थे, ये सबसे पहले जब बना था तब था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, जो बना था आपके 1945 में। उस टाइम पे सिर्फ इंडिया में 3 सेंट्रल कॉलेजेस इसके अंडर थे, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंडर थे। बट आफ्टर दैट इन 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, तब सारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज केम अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के चेयरमैन बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब इस कमेटी के चेयरमैन बने थे, तब उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी नाम चेंज कर दिया और उससे बना दिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इतने सारे चेंजेस होने के बाद फाइनली 28 दिसंबर 1953 ये आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हुआ। तब के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने प्रेजेंट किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसके 3 साल बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 1956 में। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब यही होता है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद का लॉ सिस्टम बना सकता है, और अगर वो लॉ ब्रेक किया जाए तो उसके लिए वो कोर्ट भी जा सकता है। उसी को बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यह स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? 1956 में। यही जो उसके लिए लॉ लिखा गया था, उसके सेक्शन 12 ऑफ द यूजीसी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज है सभी इसके अंडर आएंगे। सेक्शन 12 ऑफ द यूजीसी एक्ट। यूजीसी का मेन काम क्या है? दिस गिव्स फंड्स टू एलिजिबल स्टूडेंट्स। तो पीएचडी करने के लिए यूजीसी हम लोग को पैसा देता है, और यहीं से सारे फंड, जितने भी कॉलेजेस में फंड्स दिया जाता है, उन्हें यहीं से मिलता है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर यूजीसी के मेंबर्स देखा जाए तो फिर यूजीसी में रहता है एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर्स। तो कितने हो गए? एक चेयरमैन प्लस एक वाइस चेयरमैन और 10 अदर मेंबर्स। तो टोटल आपके 12 मेंबर्स बना के हेड होते हैं आपके यूजीसी के, और 12 ऑफ दिस मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय whom? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी में हम देखेंगे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज होते हैं और उनका क्या काम होता है, प्राइमरी क्या काम होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके सेंट्रल से जुड़े हुए होते हैं। मतलब इनमें जो भी काम होता है वो सेंटर के द्वारा ही होता है, और सेंटर को इनके बारे में सब कुछ पता होता है। तो वही होता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हेड होता है वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो आपका HR
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो होती है वो होता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हेड। इंडिया में अगर देखा जाए सभी को तो ओवरलुक करती है यूजीसी, पर ऐसे 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनको ओवरलुक नहीं करती है यूजीसी, मतलब वो यूजीसी का अंडर नहीं आता है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो यूजीसी उनके लिए नियम बना देती है और उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है, पर ऐसे 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है which does not come under the UGC। इसके बाद पढ़ेंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। स्टेट यूनिवर्सिटीज अगर कहा जाए तो ये सभी नाम से ही आपको पता चल रहा है इस मेंटेन्ड बाय द स्टेट, पर इसमें सेंट्रल भी आपका फंडिंग देती है, पर इसका जो मेन कंट्रोल होता है वो स्टेट के अंडर ही होता है। और ये किस में कंट्रोल में आती है यूजीसी? सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट इन 1956। तो 1956 में जब वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना था यूजीसी, तभी स्टेट यूनिवर्सिटीज को कैसे कंट्रोल करना है के लिए नियम बनाया गया था, और वो किस में लिखा हुआ? सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट। अब आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या होता है? जिसमें फंडिंग आपके प्राइवेट पर्सन्स करते हैं, मतलब 1%, 2% या फिर कोई कंपनी, उन्हीं को बोला जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट दे हैव टू वर्क अंडर द रेगुलेशन ऑफ यूजीसी। तो यूजीसी यहाँ पर नियम बना देती है, करिकुलम बना देती है, वो सब यूजीसी करता है। पर जो मतलब कैंपस कैसा होगा, कैंपस में फैसिलिटीज क्या होंगी, उनमें कितना मतलब सैलरी दिया जाएगा, उनके लिए कितनी फीस होगी, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, तो इन्हीं को कहा जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। फिर आती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर देखा जाए, ये एक तरीके से तो ऑटोनोमस होती है कि ये खुद से डिसाइड कर सकती है क्या सिलेबस रहेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये खुद से डिग्री नहीं दे सकती। यूजीसी से डिग्री या फिर किसी इंस्टीट्यूट से डिग्री लेना पड़ता है, उसी को कहा जाता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। एक्सक्यूज मी। फिर आते हैं आपके मेटा यूनिवर्सिटी में। अब ये मेटा यूनिवर्सिटी जो है ये नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में रिलेटिवली। मेटा यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक कॉलेज का जो स्टूडेंट होता है वो बहुत सारी एजुकेशन को रिसीव कर सकता है, बहुत सारे स्ट्रीमलाइन में आ सकता है और मिला के एक कोर्स बना सकता है, उसे ही कहा जाता है मेटा यूनिवर्सिटी। मतलब जो यूनिवर्सिटीज है अलग अलग सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है और सभी सब्जेक्ट मिला के एक बनते हैं, तो कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स इन वन कोर्स। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट्स को वो मिला सकता है और फिर मिला के वो बना सकता है एक कोर्स। तो यही है आपका मेटा यूनिवर्सिटी। फिर आता है लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जैसे नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पर मेन प्रायोरिटी जो दिया जाता है वो दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज के बारे में क्या हिस्ट्री है, कैसे उससे डेवलप करना है, यही सब सीखा जाता है इन द लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो टोटल आपके 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज है। इनमें से 3 आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और 3 आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। तो ये है आपके लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज। इंडिया में अगर देखा जाए तो टोटल आपके 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। क्या क्या है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। तो अगर देखा जाए तो पहला क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, तो पहला क्लासिकल लैंग्वेज है आपका तमिल, और आखिरी इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा ऐड किया गया, तो वो है आपका ओडिया। उसके बाद पढ़ेंगे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक कॉलेज बहुत फेमस है जिसका नाम है, एक यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटीज में आपको कॉलेजेस नहीं जाना होता है या फिर आपको फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है टीचर से, आप दूर बैठे अपने घर में बैठे पढ़ाई कर सकते हो। पहले के टाइम में क्या होता था कि कॉलेज जाने पड़ता था और कॉलेज में जाके पढ़ाई करना पड़ता था, पर यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ओपन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, हम लोग को खुद नहीं जाना पड़ता है और हम लोग को जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो सब आपका मेल कर दिया जाता है।
या फिर हम लोग के घर भेज दिया जाता है और हम लोग वहीं पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और बाद में ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इनके लिए होता है। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप घर में काम करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर से आपका कॉलेज जो है वो बहुत दूर हो सकता है, तो इनके लिए आपका ओपन और डिस्टेंस लर्निंग बहुत ही काम में आता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो फिर वो है आपका इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इनमें 4 मिलियन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है इग्नू ने, और यही इग्नू को बनाता है द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड। तो दुनिया में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए, कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया उसके हिसाब से देखा जाए, तो इग्नू आपकी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में। इसके बाद देखेंगे कम्युनिटी कॉलेजेस के बारे में। कम्युनिटी कॉलेजेस क्या होते हैं, जब मान लीजिए आप स्कूल से पास आउट कर रहे थे और कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हम लोग को जा सकते हैं कम्युनिटी कॉलेज। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल तो पास आउट करते हैं पर इसके बाद कॉलेजेस नहीं जा पाते। ये ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन हो सकता है या फिर ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। तो किसी भी रीजन से अगर वो कॉलेज नहीं जा सकता तो आपको पता है कि जॉब्स मिलने का जो चांसेस है वो काफ़ी उसके लिए नीचे गिर जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज में क्या होता है, जो स्कूल से पास आउट करते हैं उन एडल्ट्स को लिया जाता है, और कॉलेजेस में नहीं जा पाते किसी कारण से उन एडल्ट्स को लिया जाता है और उन एडल्ट्स को स्किल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। मान लीजिए आपके कम्युनिटी में या फिर आपके नेबरहुड में जो है वहाँ पर कोई फैक्ट्री बन रहा है, या फिर वहाँ पर कोई पेपर मिल है, या फिर वहाँ पर कोई एजुकेशन सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर। तो उस ऑनलाइन सेंटर में कैसे काम करना होगा, उस फैक्ट्री में कैसे काम करना होगा, उसके हिसाब से उनको एक स्किल प्रोवाइड किया जाता है या फिर स्किल सिखाया जाता है। यही है आपका कम्युनिटी कॉलेज। और कम्युनिटी कॉलेज कब बना था, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑन 2 फरवरी 2012। ऑन 2 फरवरी 2012। तो 2 फरवरी 2012 को आपके जितने एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं इंडिया के वो एक साथ मिले थे और उन्होंने डिसाइड किया था ये कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज कि इंडिया में बहुत जन ऐसे थे जो कि आपके कॉलेजेस नहीं जा पाए थे, तो उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और उनको भी एक जॉब देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यही है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिटी कॉलेजेस। अब हम देखेंगे रैंकिंग इन हायर एजुकेशन। अगर रैंकिंग इन हायर एजुकेशन की बात की जाए तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा क्या क्या कॉलेजेस है, पर इनमें से कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बुरा है ये जानने के लिए और कैसे इम्प्रूवमेंट करना ये सब जानने के लिए बनाया गया था रैंकिंग इंस्टीट्यूट, रैंकिंग ऑथोरिटीज। इंस्टीट्यूट नहीं होगा, रैंकिंग ऑथोरिटीज जो डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलेज कितना अच्छा है। तो देख लेंगे कौन कौन से है। तो पहला है आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट और एक्रीडेशन काउंसिल जो है ये बनाया था आपके यूजीसी ने। ये बनाया गया था आफ्टर द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो राजीव गांधी ने जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लाया था ये हम लोग ने पहले के चैप्टर में पढ़ा था। इसका मेन एम क्या था आपका इंक्लूशन, इंक्लूसिव ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना है। तो इसी में बनाया गया था आपका यूजीसी द्वारा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो इसका काम क्या था, जितने आपके नॉन टेक्निकल कॉलेजेस है उनको रैंकिंग देना, जितने आपके नॉन टेक्निकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है उनको रैंकिंग देना और वो कैसे काम कर रहे हैं ये देखना है। ये काम था आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेट काउंसिल का। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपके बेंगलुरु में, हेडक्वार्टर है आपके बेंगलुरु में। इसके बाद देखेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन की अगर बात की जाए तो इसे किसने बनाया था, इसे बनाया था AICTE ने।
इसे किस लिए बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था फॉर रैंकिंग टेक्निकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। टेक्निकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कैसे कर रहे हैं और उनके रैंकिंग कैसा होना चाहिए, ये देखने के लिए इसको बनाया गया था इन द ईयर 1994। तो एक यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, ये 2 फरवरी को नहीं हुआ था, ये बनाया गया था आपके 22 फरवरी को। तो इस मिस्टेक के लिए सॉरी, आप एक बार करेक्ट कर लीजिए इसको। फिर तीसरे में आते हैं हम लोग एक्रीडिटेशन बोर्ड पे। एक्रीडिटेशन बोर्ड अगर बात किया जाए तो इसको बनाया था आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। ये तो बहुत क्लियर है कि इसे किस लिए बनाया गया था, फॉर रैंकिंग इन द एग्रीकल्चरल कॉलेज। तो जो कॉलेज में सिखाया जाता है फॉर एग्रीकल्चर, उनको रैंक देने के लिए बनाया गया था आपका एक्रीडिटेशन बोर्ड। और इसे कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 1996 को। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का शॉर्ट फॉर्म है नैक, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका NBA और एक्रीडिटेशन बोर्ड शॉर्ट फॉर्म है आपका AB। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, अब देखेंगे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या क्या बनाई है ताकि इंडिया का जो हायर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का शॉर्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो वो है आपका रूसा। तो इसे स्टार्ट किया गया था आपके 2013 को। इसे क्यों बनाया गया था? ताकि इंडिया में जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है डिफरेंट स्टेट में, उनको फंडिंग दिया जाए। और ये फंडिंग कौन देगा? सेंटर और स्टेट दोनों मिला के इन कॉलेजेस को फंडिंग देते हैं। ये फंडिंग डिफरेंट होते हैं सेंटर और स्टेट्स में। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई सा भी मतलब ज्यादातर जो स्टेट है उसमें फंडिंग कैसा रहता है, 60% आपके देता है सेंटर और 40% देते हैं आपके स्टेट्स। कोई कोई जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं, स्पेशल स्टेट्स में क्या होता है आपका 90% सेंटर फंडिंग देता है और 10% फंडिंग कौन देते हैं? स्टेट। और यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, जो आपका 100% फंडिंग है वो पूरा आपका सेंटर देता है। तो यही हो गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्किल इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। स्किल इंडिया इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो इसमें देखा गया था कि जो लोग को अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं मिला गया उनको स्किल डेवलप करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्किल में डेवलप्ड हो। और इसके एम क्या रखा गया है कि 40 करोड़ लोग जो है वो बाय 2022 कोई ना कोई स्किल उनको अच्छी तरीके से आ जाएगा, कोई काम करना उनको अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यही है द स्किल इंडिया इनिशिएटिव। उसके बाद देखेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आपका जियान। वो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। इसमें क्या किया जाता है कि जितने आपके फॉरेन के साइंटिस्ट है या फिर फॉरेन के एंटरप्रेन्योर्स है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है और ये ट्राई किया जाता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हो उनमें वो बात कर सके, थ्रू ऑनलाइन मोड हो या फिर खुद आके वो बात कर सके, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस है, अपना नॉलेज जो है वो कॉलेजेस में और हायर एजुकेशन में शेयर कर सके। तो इसी को कहा जाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। फिर है आपका उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान में क्या होता है, जो बहुत ही हायर टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं जैसे कि आपके IIT हो गए, फिर आपके NIT हो गए, इनमें क्या किया जाता है उन्नत भारत अभियान के द्वारा इनको कोई विलेजेस दिए जाता है और विलेज का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है बाय द IIT और NITs। और भी दूसरे कॉलेजेस होते हैं जिन्हें एक एक विलेज दिया जाता है और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है। इससे क्या फायदा होता है, विलेजेस को तो डेवलपमेंट मिल गया और इनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो इनमें दोनों का फायदा होता है और इसी प्रोग्राम को कहा जाता है आपका उन्नत भारत अभियान।
उसके बाद देखेंगे ईशान उदय के बारे में। ईशान उदय अगर कहा जाए तो ये आपका स्कॉलरशिप स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए। और कहाँ के स्टूडेंट्स के लिए? तो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के। हम लोग को पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया में वो सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है इंडियंस के द्वारा। तो इसीलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उनको इक्वल लेवल पे लाया जाए, उनके लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम लाया गया है जिसका नाम है आपका ईशान उदय। फिर है आपका ईशान विकास, ये भी आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें आपके एकेडमिक एक्सपोजर के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बड़े बड़े कॉलेजेस में जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, इनका टूर दिया जाता है। इनके जो पास आउट होते हैं, एलुमनी होते हैं, वो जाके इनसे बात करते हैं ताकि उनको भी एक्सपीरियंस हो कि हायर लेवल के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स कैसे होते हैं और वो भी इनमें एडमिशन ले। इसे ही कहा गया है आपका ईशान विकास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रगति के बारे में। प्रगति में क्या होता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है उन बच्चों को जो आपके टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं। टेक्निकल एजुकेशन क्या हो गया, मान लीजिए आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग। तो जो टेक्निकल कॉलेजेस में जाने जाते हैं या फिर टेक्निकल एजुकेशन रिसीव करने जाते हैं उनके लिए होता है प्रगति। वैसे आईआईटी और इंजीनियरिंग तो सेम है, पर आई होप आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जो बच्चा जाने चाहती है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उनके लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है आपका प्रगति। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर सिंगल चाइल्ड। इसमें आप नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाता है उन बच्चों को जो कि सिंगल चाइल्ड है, मतलब मम्मी पापा की एक ही बच्ची है और वो बच्ची लड़की है। तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए होता है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और सिंगल चाइल्ड। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यही चीज यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे जाएंगे और हिस्ट्री में देखेंगे। हिस्ट्री बोल रहा हूँ, पहले के वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग ने पढ़ा था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब बना था, तो बना था आपके 28 दिसंबर 1953 ने। किसने स्टार्ट किया था इसको इनॉग्रेट? तो किया था आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि उस टाइम पे आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये बाद में जाके स्टैट्यूटरी बॉडी बना 1956 में, और इसने सारे जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज है उनको ला दिया अपने अंडर। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मेन काम क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रांट देना इनका मेन काम होता है। स्टूडेंट्स को जो कॉलेज लेवल और पीएचडी लेवल के हैं उनको अप्रोप्रिएट ग्रांट देना इनका काम होता है। अगर में देखा जाए मेंबर्स कितने हैं, तो इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 10 मेंबर्स होते हैं। टोटल मिला के 12 मेंबर्स होते हैं जिनको आपके सेंटर से इलेक्ट किया जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंटर से कंट्रोल होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट कंट्रोल करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन कंट्रोल करते हैं। फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटी वो होते हैं जो डिग्रीज नहीं दे सकते, डिग्रीज देने के लिए उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज का हेल्प चाहिए होता है, बाकी वो पूरे तरीके से ऑटोनोमस होता है। फिर आते हैं आपके मेटा यूनिवर्सिटी पे। मेटा यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो मेटा यूनिवर्सिटी में आपका एक डिग्री दिया जाता है, पर वो स्टूडेंट जो है उस डिग्री में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, अपने मन से वो सब्जेक्ट को इलेक्ट कर सकता है। वही है आपका मेटा यूनिवर्सिटी। फिर है आपका लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए तो इंडिया में टोटल आपके 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज है, 3 आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और 3 आपके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। पहला क्लासिकल लैंग्वेज जो हम लोग का अडॉप्ट किया गया था वो है तमिल, और लास्ट जो आपके क्लासिकल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था वो है आपका ओडिया। फिर आएंगे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में। इसमें आपके जो एजुकेशन सेंटर में नहीं जाना होता और आप अपने घर बैठे डिग्री को रिसीव कर सकते हैं, और वो पूरी तरीके से फॉर्मल डिग्री होता है।
फिर आएंगे कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज उनके लिए खोला गया है जो अपना स्कूल तो कंप्लीट करते हैं पर कॉलेजेस में नहीं जा सकते। इनको कुछ पर्टिकुलर स्किल स्कूल के बाद इनको पर्टिकुलर स्किल दिया जाता है ताकि ये कम्युनिटी में रह पाए और वहाँ पर काम ढूंढ पाए। इसके बाद देखेंगे रैंकिंग। रैंकिंग बनाया गया ताकि जो कॉलेजेस है उनको रैंकिंग दिया जा सके और वो अकॉर्डिंगली काम कर सके। तो टेक्निकल कॉलेजेस के लिए बनाया गया NAAC, सॉरी नॉन टेक्निकल कॉलेज के लिए बनाया गया NAAC, जिसको बनाया था आपके UGC ने। टेक्निकल कॉलेजेस के लिए बनाया गया NBA, जिसको बनाया आपके AICTE ने। और आपके एग्रीकल्चर को देखने के लिए बनाया गया एक्रीडेशन बोर्ड, और इसको किसने बनाया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। इसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसीज है। वो है आपका पहला है राष्ट्रीय उच्चतर अभियान। इसमें आपका फंडिंग दिया जाता है बाय द सेंटर एंड स्टेट टू द कॉलेजेस। फिर है आपका स्किल इंडिया इनिशिएटिव। इसमें जो आपके एडुकेटेड नहीं है उनको स्किल प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने लिए काम ढूंढ पाए। फिर आता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाइव डे टू डे लाइफ के लिए, सॉरी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क में क्या होता है, बाहर के जो साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ जो इंडियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है कांटेक्ट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके और जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सके। फिर है आपका उन्नत भारत अभियान। इसमें क्या होता है, कॉलेजेस को एक सिलेक्टिव विलेज दिया जाता है और विलेज का ओवरऑल डेवलपमेंट करना उस कॉलेज का काम होता है। तो ये होता है उन्नत भारत अभियान। फिर है आपका ईशान उदय। ईशान उदय में क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कॉलेज ईशान उदय में आपके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स दिया जाता है। ईशान विकास में आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज दिखाया जाता है और यूनिवर्सिटीज में जो पास आउट है उनसे बात कराया जाता है ताकि उनको भी यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चले। फिर है आपका प्रगति। प्रगति में क्या होता है, जो लड़कियां चाहती है टेक्निकल एजुकेशन उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर सिंगल चाइल्ड में अगर बच्ची एक ही हो अपने परिवार में तो उसके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब देखेंगे आज का क्वेश्चन, दिस गिव्स रैंकिंग फॉर टेक्निकल कॉलेजेस। ऑप्शन ए है NAAC, ऑप्शन बी है आपका UGC, ऑप्शन सी है आपका AICTE, ऑप्शन डी है NBA। तो ये आपका रैंकिंग देता है फॉर द टेक्निकल कॉलेजेस। तो ऑप्शन ए है आपका NAAC, ऑप्शन बी है UGC, ऑप्शन सी है AICTE या फिर ऑप्शन डी है NBE। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको चारों का फुल फॉर्म याद करना होगा, पता होना होगा और फिर आप करेक्ट आंसर इसमें आसानी से दे सकते हो। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।